हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। फ्रेंड्स, हम इंडियन पॉलिटी देख रहे थे। इंडियन पॉलिटी का आज पार्ट थ्री होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा। जो भाई हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने पिछले क्लास में 1853 का चार्टर एक्ट किया था। 1853 के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, जल्दी से हेडलाइन दे देते हैं। भारत शासन अधिनियम आया। लेकिन ये जो 1858 का आया, उससे पहले क्या हुआ कि 1857 में भारत में एक 1857 का क्रांति हुआ। 1857 का क्रांति कहिए या विद्रोह कहिए, 1857 का विद्रोह हुआ। ये जो विद्रोह हुआ था वो पूरे भारत में बहुत बड़ा रूप ले लिया था। हर प्रांत से एक क्रांतिकारी उस विद्रोह का संवहन कर रहे थे और साथ में कितने वीर सैनिक उत्पन्न होने लगे भारत में। इसको देखते हुए ब्रिटिश क्राउन, जो महारानी उस समय की थी, महारानी विक्टोरिया, उसको लगा कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे भारत में शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं चल पाएगा, हमारा पतन हो सकता है। जिस कारण महारानी ने क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस ब्रिटेन बुला लिया। और जिससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो भारत में समाप्त हो जाता है। जिसके बाद डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने भारत में शासन प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जिन्होंने शासन प्रशासन करना प्रत्यक्ष तौर पर देखने लगी। तो इसी कारण से 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला शासन के रूप में जाना जाता है। तो वहां पे ऑप्शन आपको 4 प्रकार का दे देगा, जिसमें फिक्स है कि एक ये आएगा, 1858 एक ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसमें टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये जो अधिनियम आया, ये जो एक्ट आया, इसमें क्या क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वापसी हुआ इंग्लैंड, तो प्रत्यक्ष तौर पर जो है, सबसे पहला क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हुआ। शासन क्या हुआ, समाप्त हो गया। दूसरा क्या हुआ इस एक्ट के तहत कि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली देते हैं, डायरेक्टली ब्रिटेन के क्राउन यानी महारानी जो भी थी उसमें महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया का शासन भारत पे चलने लगा। तीसरा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वापसी हो गया, डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। तो 1800 इससे पहले जो क्रांति हुआ था, इससे पहले जो अधिनियम आया था, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़े थे। पिट्स इंडिया एक्ट, उसके साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए 2 संस्था बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो है ये जो है व्यापारिक को और ये राजनीतिक विभाग को देखरेख करती थी। तो इस दोनों संस्था को, लंदन में जो संस्था बनी थी, इस दोनों संस्था को ब्रिटेन के महारानी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्योंकि देखिए, ये बना था ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए, वो कैसे व्यापार कर रही है भारत में, वो कैसे शासन प्रशासन कर रही है, इसलिए ये जो संस्था का निर्माण हुआ था लंदन में। तो अब तो यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष तौर पर शासन हो गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसके कारण इस दोनों संस्था का क्या हुआ, समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का समाप्ति किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इस जगह पे अब तो शासन प्रशासन कर रही है, क्योंकि वहां के प्रतिनिधित्व जो थे वही करते थे। ऐसा तो नहीं है महारानी अगर स्वयं करती थी, वहां के प्रतिनिधि के तौर पर कोई ना कोई करते थे। तो
तो इसकी देखरेख के लिए इसकी जगह पर भारत सचिव का पद आया। भारत सचिव, इसकी जगह पे एक पद आया, भारत सचिव का पद आया। और ये क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने देखा ये क्वेश्चंस कितने एग्जाम में, वो आप एसएससी का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, कितने भी, यहाँ तक पीसीएस एग्जाम में पूछे गए कि भारत सचिव का पद भारत में किस अधिनियम के तहत आया या कब आया। तो आप बोल सकते हैं भारत सचिव का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया। तो अब बात होती है, तो पद आ गया। जब ये पद आया तो इस पद पर जो है सबसे पहले किसे बैठाया गया, तो इस पद पर जो है सबसे पहले लॉर्ड एस्टेनली एक अंग्रेज थे, एस्टेनली, उन्हें बिठाया गया। मैं इसको बड़ा में लिख देता हूं, इसको बड़ा में लिखता हूं, लॉर्ड एस्टेनली। लॉर्ड एस्टेनली को बिठाया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब लॉर्ड एस्टेनली भारत सचिव बन गए, पांचवा काम क्या हुआ, इससे पहले जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल का एक पद हुआ करता था। भारत के गवर्नर जनरल का एक पद हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर जो है भारत का वाइसराय का पद आया। वाइसराय का पद आया, भारत का गवर्नर जनरल को समाप्त किया गया, इसके स्थान पे भारत का वाइसराय का एक पद आया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, जब भारत का जो है भारत वाइसराय का पद आया तो इसके स्थान पर जो है अब फिर वाइसराय का एक नया पद आया, क्योंकि इससे पहले भारत का जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिसके जगह पर वाइसराय का पद आया। उस समय में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, तो इन्हें ही वाइसराय बनाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, भारत के प्रथम वाइसराय कौन हुए, उसके बाद आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन हुए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा गवर्नर जनरल या वाइसराय पे आपको दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1858 के बाद जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। अब एक क्वेश्चन आता होगा, इससे पहले हम देखे चार्टर्ड एक्ट देखे, भारत शासन अधिनियम देखे, ये भारत परिषद शब्द कैसे आया। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, 1861 में पहला काम क्या हुआ था कि भारत का जो है आपको जो वाइसराय हुए थे उसको सहायता के लिए जो है ना प्रतिनिधि संस्था के तौर पर विधान परिषद का गठन किया गया था। देखिए विधान परिषद जो एक शब्द है, ये शब्द अभी भी हमारे भारतीय संविधान में है और ये स्टेट लेवल पे होते हैं। तो विधान परिषद का जो है गठन किया गया, अलग अलग प्रांत में किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था आपको, बंगाल में 3 जगह मेनली पहले हुआ था। बंगाल में हुआ था, उत्तर पश्चिम इलाका, उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ था, और पंजाब में हुआ था। तो बंगाल में जो है ना ये आपको 1862 में हुआ था, उत्तर पश्चिम इलाका में जो है 1866 में हुआ था, और पंजाब में जो है ना 1897 में किया गया। अलग अलग प्रांत में जो है आपको बंगाल में उत्तर पश्चिम, जैसे कि ये भारत का मैप मान लीजिए, इसको आप ये मान लीजिए है भारत का मैप है, मान लीजिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे उत्तर और पश्चिम ये हुआ तो इस इलाका को कहा जाता है, और यहाँ पे पंजाब हुआ करता था, क्योंकि इधर आपको पाकिस्तान में भी बहुत सारा पंजाब का भाग चला गया, और यहाँ बंगाल। तो इस सभी जगह जो है आपको 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम प्रांत में, और पंजाब में 1897 में प्रतिनिधि संस्था के तौर पर आपको विधान परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो वाइसराय हुआ करते थे, वाइसराय के जो है वाइसराय जो थे, दूसरा काम क्या हुआ
कि वायसराय, भारत के जो वायसराय थे उसके जो कार्यकारिणी सदस्य थे, जो विधान परिषद थे, उसके बीच जो कैबिनेट बंटवारा किया गया था। कैबिनेट प्रणाली, देखिए कैबिनेट प्रणाली का बंटवारा किया गया था। देखिए कैबिनेट का मतलब ये होगा, अभी भी आप जानते सुनते हो, कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है जिसमें आपको बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं, जैसे रेल मिनिस्ट्री हो गया, आपको फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, गृह होम मिनिस्ट्री हो गया। तो वही कैबिनेट विभागों का बंटवारा किया गया था। और जिस कारण जो है ना आपको इस अधिनियम को जो है इस अधिनियम का जो है, भारत परिषद अधिनियम का जो है एक भारतीय इतिहास में विशेष महत्व माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो है वायसराय के द्वारा जो है विधान परिषद का जो है गठन किया गया। दूसरा क्या हुआ कि कैबिनेट प्रणाली, मतलब विभागों का बंटवारा किया गया था, विभागों का जो है बंटवारा किया गया था। और तीसरा क्या हुआ था, जो भारत के वायसराय हुआ करते थे, वायसराय, उनको जो ये अधिकार दिया गया कि आप अध्यादेश बना सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अभी सवाल आता है कि अध्यादेश क्या होता है। देखिए अध्यादेश जो है ना, एक प्रकार का आपको कानून कह सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कोई नियम बना सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में क्या होता है कि अध्यादेश बनाने का जो है ना अधिकार हमारे भारत के राष्ट्रपति को होता है। और भारत के जो राष्ट्रपति है ये आर्टिकल 123 के तहत जो है भारत में अध्यादेश जारी करते हैं। ये अभी आप समझ बोलिएगा अध्यादेश क्यों बनता है। ये एक प्रकार का कानून होता है। मान लीजिए किसी पर बनाना, जैसे अभी आप बहुत सारा हाल फिलहाल में आप सुने होइएगा, एनआरसी सुने होइएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर पर जो भी मुद्दा हुआ, कोई भी मुद्दा, उस पर जो एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो उसी एक तरह का वही होता है अध्यादेश। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि एक विश्वव्यापी महामारी फैला हुआ हमारे देश में, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस है मान लीजिए, तो इसके कारण जो है जो संसद है ये संसद जो है ये अभी सत्र में नहीं है, अर्थात अभी इसकी बैठक नहीं होती है, ना संसद का हो रहा है, ना आपको विधान परिषद का हो रहा है, कहीं भी आपको संसद का बैठक नहीं हो रहा, मंत्री का। तो जो कोई भी कानून बनता है तो क्या होता है, संसद का जो अनुमति होता, तो अभी जो संसद सत्र में नहीं है, तो कोई मान लीजिए इमरजेंसी कानून बनाना है आपको, कोरोना वायरस को लेकर के भारत सरकार को कोई कानून बनाना है, तो हमारे देश के महामहिम जिन्हें राष्ट्रपति कहते हैं वो बनाएंगे। और इस पे क्या होता है ना कि जब संसद जो है जब सत्र में आ जाता है, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को अनुमति मिलना आवश्यक होता है। यदि 6 सप्ताह के अंदर अनुमति मिल जाएगा तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और यदि ये कानून अनुमति नहीं मिलता है इस अध्यादेश को, तो ये ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। तो इसी तरह हमने देखा कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसके तहत विधान परिषद का गठन किया गया। उसके बाद आपको कैबिनेट का जो है विभागीय बंटवारा किया गया। उसके बाद आपको वायसराय को कानून बनाने का, जिसे अध्यादेश कहते हैं, वो जारी करने का अधिकार मिला, जिस कारण इसका जो है भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको 1861 के बाद जो 1892 का जो है ना वो अधिनियम आता है। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आता है। तो देखिए 1861 में क्या होता है, विधान परिषद का जो है गठन किया जाता है। तो 1892 में क्या होता है ना, वो विधान परिषद, उसको बीपी लिख देते हैं हम, विधान परिषद के लिए जो है ना उसके सदस्यों का जो है ना चुनाव का निर्वाचन के विषय में कहा गया कि अब जो है ना विधान परिषद जो आएगा के सदस्य होंगे, उसका निर्वाचन होगा। और उसमें जो है ना भारतीय भी चुने जा सकते हैं। ये मौका दिया गया कि जो भारतीय होंगे वो भी चुने जा सकते हैं, ये मिला। दूसरा क्या हुआ कि विधान परिषद के जो सदस्य है ना उसको जो है ना प्रश्न पूछने की आजादी दी गई। भारत के वायसराय थे या कार्यकारिणी उसके सदस्य परिषद थे, उनसे जो है विधान परिषद के सदस्य को जो है ना, बीपी के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को जो है ना
प्रश्न पूछने की आजादी दी गई, लेकिन कहा गया प्रश्न पूछने की तो आजादी है, लेकिन आप जो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब सवाल आता है पूरक प्रश्न क्या होता है। देखिए पूरक प्रश्न ये हुआ कि आप हमसे पूछें कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाजार जा रहा हूं, तो आप ये नहीं पूछ सकते हैं क्यों जा रहे हैं, क्यों आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार ही क्यों जा रहे हैं, आप मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरक प्रश्न। यदि आप पूछते हैं हमसे आप मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका जवाब हम दे दें, इसका मतलब हम दोनों के बीच क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसको पूरक प्रश्न बोल रहे हैं। तो ये कहा वायसराय ने, ये बोले कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। फिर बोला कि जब विभाग का बंटवारा हो गया तो तीसरी बात इसमें कही गई, ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ, तीसरा बात ये कहा गया कि बजट पर, जो बजट है, बजट पर आप बोल सकते हैं, बजट के विषय में आप बोल सकते हैं लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होगा, मान लीजिए कि बजट आया, बजट में क्या होता है, इसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि कितना टैक्स आया, कितने कर आए, बहुत तरह के टैक्स होते हैं। उसके बाद विभाग होता है, जैसे कि आपको रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, आपको हर तरह के होते हैं, उस पर इतना का खर्चा की शिक्षा पर इतना खर्च किया जा सका, तो बस उसका बोल सकते हैं लेकिन आपको मत नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा ऐसा, थोड़ा और इसको विशेष कीजिए, बोल सकते हैं, लेकिन आप मत नहीं दे सकते कि नहीं ये करना ही होगा, ये मत नहीं दे सकते आप। तो बस यही मुख्य 3 बात थी विधान परिषद 1862 का जो भारत परिषद अधिनियम के तहत। पहला ये हुआ कि विधान परिषद को निर्वाचन किए जाने की बात कही गई और कहा कि इसमें भारतीय भी चुने जा सकते हैं। दूसरा बात कहा गया कि विधान परिषद के सदस्य को प्रश्न पूछने की आजादी है लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तीसरा बात कहा गया कि आप बजट पे बोल सकते हैं लेकिन बजट पे आप मत नहीं दे सकते हैं। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1892 के बाद जो है 1909 में उसके बाद जो है 1909 का जो है ना अधिनियम आता है, एक्ट आता है। इसको जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो है ना मार्ले नाम के एक अंग्रेज हुआ करते थे, लॉर्ड मार्ले, जो भारत के सचिव थे, और एक मिंटो थे, वो भारत के जो है ना आपको वाइसराय थे। जिस कारण जो है इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम को जो है पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। अब अनुमति दी गई, अब यहाँ पे शब्द आता है पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है? देखिए पृथक का मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और जो मतदाता होंगे, जो मत देंगे वो भी मुस्लिम होंगे। अर्थात जो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उस एरिया में जो है आपको मुस्लिम मतदाता भी मुस्लिम होंगे। इसी को पृथक निर्वाचन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि ये तो 1909 के अंतर्गत था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि महिलाओं को पहली बार, ये पॉलिटिक्स से हट के समझिए आप, महिलाओं को पहली बार चुनाव में भाग लेने की अनुमति किस देश ने दिया? किस देश ने दिया? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन है महिलाओं को पहली बार चुनाव में भाग लेने की अनुमति किस देश ने सबसे पहले दिया था? तो वो क्वेश्चन है आपको न्यूजीलैंड। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने देखा है। एसएससी तो ये क्वेश्चन को खूब पूछा गया है, और अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था आपको
ALP, इसमें भी आपको पूछा गया था असिस्टेंट लोको पायलट में कि महिलाओं को पहली बार चुनाव में भाग लेने की अनुमति किस देश ने दिया, तो न्यूजीलैंड। चलिए, तो हमारा जो ये चल रहा था 1909 में चल रहा था, मुस्लिम को जो पृथक निर्वाचन का जो है ना आपको अनुमति जो है दिया गया, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई कि जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होंगे वहां पे मतदाता भी जो होंगे वो मुस्लिम खड़े होंगे। दूसरा इसमें क्या हुआ कि अभी हमने देखा था 1800, इससे पहले 1892 के एक्ट में देखा था कि प्रश्न पूछने की आजादी थी विधान परिषद के सदस्यों को, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की आजादी नहीं थी। तो वो लोग बहुत आंदोलन करने लगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जब कानून बन रहा है तो क्यों नहीं हो सकता। तो 1919 में ये कहा गया चलो ठीक है, आप पूरक प्रश्न भी जो है ना आप कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन जो है, क्रॉस क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, इसकी भी अनुमति दी गई विधान परिषद के सदस्य को। विधान परिषद के सदस्यों को जो है पूरक प्रश्न पूछने की आजादी दी गई। उसके बाद क्या हुआ, इसमें यह कहा गया एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि वाइसराय जो थे ना, वाइसराय के जो कार्यकारिणी सदस्य थे, इसमें जो है एक प्रतिनिधित्व तौर पे जो है ना भारत के एक भारतीय को शामिल किया गया था कि आपको वाइसराय मिटाते हैं, वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी की नियुक्ति की गई। वो भारतीय एक अस्थायी जो है ना भारतीय की नियुक्ति की गई थी। वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो है ना एक अस्थायी सदस्य के रूप में जो है ना भारतीय की नियुक्ति की गई, जिसके पद पे सबसे पहले जो है ना सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिठाया गया। तो हमने देखा 1919 का जो नियम था, अधिनियम था, इसमें यह कहा गया कि मुस्लिम को जो है ना पहली बार पृथक निर्वाचन का हक दिया गया। उसके बाद आपको विधान परिषद को पूरक प्रश्न पूछने की भी आजादी दी गई। उसके बाद वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारतीय को शामिल किया गया, जिसमें इस पद पर इसके तहत सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कार्यकारिणी परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ही, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में 1919 का और 1935 का और 1947 का। देखिए ये जो तीन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटी और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 1935 का जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे मिलते जुलते अभी भी इसका 75% जो है इसका जो नियम कानून था वो कानून अभी भी हमारे संविधान में है। और उसके बाद 1947 में जो है हमारा भारत आजाद होता है, उसके बाद हमारा अपना आगे का कार्यक्रम होगा और हमारा संविधान बनता है, उसको आगे देखेंगे। तो ये कल हम तीनों देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। और लास्ट में यही कहेंगे कि सब्सक्राइब और शेयर करें, इसी से मुझे सपोर्ट मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।